Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss the previous year questions of the fourth unit of third year inorganic chemistry syllabus, that is silicons and phosphogenes. So बच्चों, इस वीडियो में हम इस यूनिट से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। देन उनमें आपको किस किस आंसर में कितना एक्सप्लेनेशन लिखना है वो भी आप इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड बच्चों, ये यूनिट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो इसमें आप कोई भी टॉपिक एग्जाम में छोड़कर नहीं जा सकते। लाइक जनरली क्या होता है, यूजेस वगैरह जो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हम उनको लीव कर देते हैं कि ये तो या तो हम बना के लिख देंगे या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। पर क्योंकि इस यूनिट का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही छोटा है, तो इस यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसी वीडियो के अंदर आपके सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक साथ कवर अप हो जाएं एंड आप इजीली कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। बाकी आपके यूनिट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एसिड्स एंड बेसिस केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो वॉच नहीं की है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now let's start with the questions of silicons and phosphogenes. Starting with the first question, give IUPAC names of। आपको इस क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये 1 मार्क में या मैक्सिमम 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसमें आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनका IUPAC करने के लिए बोला गया। दोनों ही एग्जाम्पल सिलिकॉन से रिलेटेड है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, SiCH3C6H5O। तो बच्चों, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, जो जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको नेम करेंगे एंड देन अपने सिलिकॉन का नेम करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इट इज सिमिलर टू SiH4 दैट इज सिलेन। जैसे सिलिकॉन पर 4 H ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही इस एग्जाम्पल में सिलिकॉन पर 3 एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, सॉरी, इसमें एक एल्काइल ग्रुप और साथ में एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिथाइल फिनॉक्सीसिलेन, यानी कि मिथाइल ग्रुप और फिनॉक्सी जो सब्स्टिट्यूएंट है और जो हमारी मेजर चेन है इसमें, दैट इज सिलेन। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 3SiO SiCH3 सो आप इसमें देख सकते हो जो SiO Si लिंकेज है ये सिलोक्सेन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 ऐसी यूनिट्स जुड़ी हुई हैं जिन पर क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हेक्सा मिथाइल डाइसिलोक्सेन। सो इस तरह से आप इजीली नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ सिलिकॉन्स। सो सिलिकॉन्स की बैकबोन पूछी गई है, ये आपको जनरली 1 मार्क में या मैक्सिमम 1.5 मार्क में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप बता सकते हो कि सिलिकॉन्स होते क्या हैं। सिलिकॉन्स आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव्स containing SiO Si linkage। सो ऑब्वियसली ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर SiO Si लिंकेज प्रेजेंट होता है। इसका जनरल फॉर्मूला R2SiO यूनिट होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है, पॉलीमराइज होती रहती है एंड इसी वजह से हम इसको पॉलीसिलोक्सेन्स भी बोल सकते हैं। इसका बैकबोन यूनिट जो आपको ड्रॉ करना है वो आप देख सकते हो, R2SiON ही है, सिलिकॉन सेंटर में प्रेजेंट है, उससे 2 R ग्रुप जुड़े हैं एंड जो थर्ड चेन है वो फर्दर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है और लेफ्ट राइट दोनों में ये चेन एक्सपैंड होती रहेगी और पॉलीसिलोक्सेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इस आंसर में आप ये डेफिनेशन और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर सिलिकॉन्स, हाउ आर क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स प्रिपेयर्ड। तो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट आर सिलिकॉन्स, उसमें आप यही डेफिनेशन सेम लिख सकते हो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की, दैट सिलिकॉन्स आर पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग SiO Si linkages। These contain alternate silicon and oxygen atoms in which silicon atoms are joined to organic groups. These are also called polysiloxanes। ठीक है जी। अगर बात करें इसमें क्रॉस लिंक प्रिपरेशन पूछा हुआ है सेकंड पार्ट में, तो बच्चों हम बाकी सब मेंशन ना करके इसमें डायरेक्टली अब क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे। अगर क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स देखें कैसे बनते हैं, तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपेयर करने होते हैं एल्काइल या फिर एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन, यानी सिलिकॉन से 3 क्लोरीन जुड़े होंगे और एक एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होगा।
इस कंपाउंड का जब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं तब जाकर ही हमें क्रॉस लिंक सिलिकन्स मिलते हैं। सो इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला मेथड वो है, एंड देन हम देखेंगे हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हैं, CH3Cl प्लस Si प्लस 2HCl in the presence of copper at 300 degree Celsius gives CH3SiCl3 plus H2। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उसका रिएक्शन कराया एलिमेंटल सिलिकन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या मिला हमें CH3SiCl3 यानी कि एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो RSiCl3 हमने लिया, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो वाटर के साथ रिएक्शन के बाद क्या होगा, तीनों ही क्लोरीन के बॉन्ड सिलिकन से ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे SiOH बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे तीनों SiCl बॉन्ड्स की जगह। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RSiOH थ्राइस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। अब ये तो हमारे पास एक सिंपल मोनोमेरिक यूनिट बन गई है ना, RSiOH3। इसको जब हम 2 यूनिट 3 यूनिट के साथ फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो आप देख सकते हो हमें एक लीनियर पॉलीमर मिलेगा। अब ये जो लीनियर पॉलीमर मिला, इसमें आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट में भी पॉलीमराइजेशन हो सकता है, बल्कि सिर्फ लेफ्ट और राइट में पॉलीमराइजेशन होता तो लीनियर सिलिकन चेन बनती, बट यहाँ पे नीचे भी तो एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो भी तो फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यही रीज़न है कि इसमें सिर्फ लीनियर चेन बनने की जगह क्रॉस लिंक पॉलीमर भी बन पाते हैं, क्योंकि साइड वाले OH ग्रुप से भी पॉलीमराइजेशन होता है और जो नीचे आप देख सकते हो OH ग्रुप प्रेजेंट है उधर से भी पॉलीमराइजेशन हो सकता है। तो आप देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया क्रॉस लिंक पॉलीमर, शीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्रॉस लिंकिंग हो रखी है। ठीक है जी, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल why C double bond C bond exist but Si double bond Si bond not exist। तो हमें पता ही है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी मिलते हैं, डबल बॉन्ड भी मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी मिलते हैं। अगर हम सेम ग्रुप में कंपैरिजन करें कार्बन और सिलिकन का, तो कार्बन में तो मिल रहे हैं बट सिलिकन क्यों नहीं बना पा रहा। जब कार्बन का डबल बॉन्ड बन सकता है तो सिलिकन का क्यों नहीं बनता, वो हम यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सिलिकन्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न बच्चों ये होता है कि जो C डबल बॉन्ड C होता है ना, उसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, वो ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी क्लोज होता है कार्बन कार्बन एटम। तो उनके जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल वेकेंट, वो भी क्लोज हैं, तो उनमें आराम से ओवरलैपिंग हो पाती है। जबकि अगर हम सिलिकन की बात करें तो सिलिकन में कार्बन के कंपैरिजन में साइज इंक्रीज हो गया, साइज बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ उनके बीच की इंक्रीज हो गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई तो जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई, गैप ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से उनके बीच में भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती एंड इसी वजह से ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाता। सो ये 1 मार्क में आपको पूछा गया है एंड आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What are silicon fluids? Discuss their uses। तो बच्चा आपको पता ही है सिलिकन यूनिट्स में हमने कुछ अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक सिलिकन इलास्टोमर्स, सिलिकन फ्लूइड्स, सिलिकन ऑयल्स। उनमें से ही एक टॉपिक है सिलिकन फ्लूइड्स और ऑयल्स। इसके बारे में उसने पूछा है ये होते क्या हैं, ठीक है, एंड इसके यूजेस बताने हैं। तो जो आपको मेंशन्ड है एटलीस्ट वो तो आपको एग्जाम में कवर करना ही है। लाइक उसने फ्लूइड्स के बारे में पूछा है तो वो भी आप बताओगे, डेफिनेशन कैसे उसको बना सकते हैं, और उसके यूजेस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सिलिकन फ्लूइड्स क्या होते हैं। सिलिकन फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉलीसिलॉक्सेन्स होते हैं ना, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि सिलिकन्स के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, वही इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की जो लीनियर चेन्स होती है, जब उसमें 50 से 200 यूनिट्स के बीच में यूनिट्स जुड़ी होती हैं, अलग अलग रिपीट हो रही होती हैं इस पर्टिकुलर रेंज में, तो उनको हम सिलिकन फ्लूइड्स में क्लासीफाई करते हैं। इनके मॉलिक्यूलर वेट अप टू 4000 से 25000 के बीच में होता है एंड जितने भी टाइप के सिलिकन्स हम पढ़ रहे हैं, उनके यूजेस पढ़ रहे हैं, उनमें से 60% सिलिकन फ्लूइड्स और ऑयल्स की फॉर्म में यूज होते हैं। अब इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे सिलिकन फ्लूइड्स को प्रिपेयर करना है ऑन अ कमर्शियल लेवल तो मैं क्या करूँगी, टेट्रा किस साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड होता है, इसका मैं रिएक्शन कराऊंगी हेक्सा मिथाइल डाइसिलोक्सेन के साथ, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा सिलिकन फ्लूइड्स। ठीक है जी, सिलिकन फ्लूइड्स कैसे होते हैं आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट,
ठीक है, कि इनका रोल क्या क्या है। अब सिलिकॉन फ्लूइड्स की डेफिनेशन हो गई, होते क्या है, आप स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर और आंसर बड़ा करना है तो आप ये भी बता सकते हो कि जो इसमें ये हमने जो साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस किया अभी, टेट्राकिस साइक्लोडाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये क्या होता है, ये चेन बिल्डिंग यूनिट्स होता है, जबकि हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन उस चेन को रोकने का काम करता है। सो इन दोनों के मिक्सचर से ही हमारे सिलिकॉन ऑयल बनता है। और जो इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला वो SiO2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। सो दिस वाज अबाउट द सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। अब इसके यूजेस की बात करें तो जो सिलिकॉन ऑयल्स या फ्लूइड्स हैं इनको एज वाटर रिपेलेंट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जहाँ पे हम चाहते हैं वाटर के साथ रिएक्शन ना हो, तो वहाँ पे हम सिलिकॉन ऑयल या फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैसनरी इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग्स का बनना हो गया, फैब्रिक्स इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट यूजेस, सिलिकॉन ऑयल्स को हम एज डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो कैपेसिटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनमें जो हमें ऑयल्स चाहिए होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं। ऑल्सो इनको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी ना जो सरफेस टेंशन होती है वो बहुत ही कम होती है, इसी की वजह से इनको हम एज एंटी फोमिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोफोबाइजिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुकिंग ऑयल्स में भी ये यूज़ होता है, कुछ टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। क्योंकि ये काफ़ी इनर्ट होता है और नॉन टॉक्सिक होता है तो इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होते हैं, इनको काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। Now moving on to the next question, question number 6. Give applications, properties एंड यूजेज ऑफ सिलिकॉन। सो बच्चों आप देख ही सकते हो क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स पूछे गए, तो आप तीनों को ही एक एक पैराग्राफ में बताओगे। एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज। तो एप्लीकेशन और यूजेस सेम ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो उसके यूज होंगे उसी के बेस पे उसकी एप्लीकेशन होगी। तो इन दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते हो, देन उसके बाद आप प्रॉपर्टीज बता सकते हो। तो इनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशंस और यूजेस की, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं, ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि उनकी हाई टेम्परेचर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल होते हैं, तब भी रिएक्ट नहीं करते। तो इनको ऑब्वियसली हम ऐसे अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज़ होता हो। फॉर एग्जांपल हमारे हो गए हाई टेम्परेचर ऑयल बार्स जो हम यूज़ करते हैं, हाई वैक्यूम पम्प्स, इनमें हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन पॉलीमर्स को हम ग्रीसेस की तरह, वार्निशेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनको वाटर रिपेलेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है, गुड इंसुलेटर्स की तरह भी ये लोग काम करते हैं। तो ऑब्वियसली इंसुलेटर हैं अच्छे, तो हम इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लुब्रिकेंट्स होते हैं हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों पे। ठीक है, इनको हम इंसुलेटर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। और इसके अलावा क्योंकि इनके टॉक्सिक लेवल बहुत कम होता है, ये अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, तो इसलिए हम इनको मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द यूजेज एंड एप्लीकेशंस। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों, तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ना हमने सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जो वीडियो थी उसमें भी हमने इसको डिटेल में कवर अप किया था। सिलिकॉन्स की 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़। या तो आप इनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिख सकते हो, या जो इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसमें हम अभी कवर कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्योंकि ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बहुत सारा इसमें नहीं लिखोगे, इसमें ओवरऑल ही आप लिखोगे। तो आप बता सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी इनकी अच्छी होती है, सिलिकॉन पॉलीमर्स काफ़ी स्टेबल होते हैं हीट के टूवर्ड्स। ठीक है जी, इनका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है ना, क्योंकि ये अच्छे थर्मल इनकी स्टेबिलिटी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें केमिकल स्टेबिलिटी, तो ये हम केमिकल रिएजेंट्स की टर्म्स में बोलते हैं कि जो सिलिकॉन है भाई काफ़ी सारे केमिकल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि कोई वीक एसिड है, बेस है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, वाटर है, इनके प्रेजेंस में जल्दी रिएक्ट नहीं करते। इनफैक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, बट अगर हम हीट कर दें, टेम्परेचर हाई हो, तब जाके इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसके आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी 2-3 लाइन्स बता सकते हो। देन इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें सिर्फ हम रिएक्शन बताएंगे कि कैसे कैसे रिएक्ट करता है। जैसे जो सिलॉक्सेन्स होता है उसका बॉन्ड, यानी कि जो SiO वाला बॉन्ड है, उसमें जो फर्दर लिंकेज है वो आगे जुड़ सकता है डिपेंडिंग कि हमें क्या ग्रुप चाहिए।
यानी कि अगर हम जनरल R2SiON यूनिट को रिएक्ट कराएं RMgX के साथ तो ऑक्सीजन के साथ OMgX जुड़ जाता है। अगर इसी को हम RLi के साथ रिएक्ट करें तो वहाँ पे OLi बॉन्ड बन जाता है। इसी का हम रिडक्शन करा दे तो OH बॉन्ड बन जाता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है जी, चलो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ 7th क्वेश्चन, व्हाट आर सिलिकॉन इलास्टोमर्स, हाउ आर दीज वल्कनाइज्ड। तो बच्चों सिलिकॉन इलास्टोमर्स भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सिलिकॉन पॉलीमर्स का। सिलिकॉन इलास्टोमर्स को हम रबर्स भी बोल सकते हैं, सिलिकॉन रबर्स। ये बनते कैसे हैं, इसमें लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं और लॉन्ग चेन से हमारा मतलब है कि बहुत सारी यूनिट जुड़ी होंगी। फॉर एग्जांपल 6000 से 6 लाख यूनिट्स के बीच तक में इसकी चेन हो सकती है। किस यूनिट से बना है, ऑब्वियसली डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन से बना है। क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। बनता कैसे है, हम इन सिलिकॉन इलास्टोमर्स को कैसे बनाते हैं, ये जो हमारी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स यूनिट होती है इसको हम मिक्स कर देते हैं एक इनऑर्गेनिक फिलर के साथ। ये इनऑर्गेनिक फिलर क्या होता है, जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर ग्रेफाइट होता है। एंड इस फिलर का क्या काम होता है, ये केमिकली इनर्ट होता है और हीट से इनएफेक्टेड होता है। तो ये जो हमारी रबर है ना उसकी प्रॉपर्टीज को, और जो हमारा पहले पॉलीमर था उसकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करके इंप्रूव करके उसे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ रबर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से। ये जो सिलिकॉन रबर्स होते हैं, जितने भी टाइप के हम सिलिकॉन्स पढ़ेंगे उसमें से 30% यूज सिलिकॉन रबर्स का होता है। सबसे खास बात होती है इनकी इलास्टिसिटी, इसलिए इनको इलास्टोमर्स भी बोल रहे हैं। -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर +250 डिग्री सेल्सियस तक ये इलास्टिक ही रहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ आर दीज वल्कनाइज, तो इनका वल्कनाइजेशन कैसे कर सकते हैं और वल्कनाइजेशन होता क्या है। देखो, जब भी हम कहीं पे नए बॉन्ड्स बना रहे हैं क्रॉस लिंकिंग के लिए टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर, उसको हम वल्कनाइजेशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे नए नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे चेन्स के बीच में और क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन होगी, उसको हम वल्कनाइजेशन बोलेंगे। अब ये वल्कनाइजेशन पूछा गया है कि होता कैसे है, तो सबसे पहले हम वल्कनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड है वो लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंड उससे क्या होगा, सिलिकॉन एटम्स में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। अब इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे 10 मिनट के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पर। हीट करने के बाद इसके बाद जो मैं टर्म्स बता रही हूँ ये केमिकल टर्म्स होते हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी प्रेसिंग होती है, मोल्डिंग होती है, उसकी क्यूरिंग होती है। ठीक है, तब जाके जो हमारी यूनिट बनता है उसके अंदर क्रॉस लिंकिंग यूनिट जनरेट हो जाता है। इसी तरह से इसका वल्कनाइजेशन हो सकता है। तो वल्कनाइजेशन पे आप ये 3-4 लाइन्स लिख सकते हो ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। So this was about question number 7. Now question number 8. What is structural unit of all phosphazenes? या फिर इसमें आपको ये भी पूछा गया है what is the backbone unit of phosphazenes? तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप सिमिलरली अटेम्प्ट करोगे जैसे सिलिकॉन्स वाला किया था। सबसे पहले आप बताओगे कि फॉस्फेजेंस होते क्या है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर ऑल्टरनेट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर फॉस्फोरस पे 2 फर्दर सब्सटीट्यूएंट भी अटैच्ड होते हैं जिनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला NpR2n होता है और इसका स्ट्रक्चरल यूनिट आप देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम में। चलो ये हो गया आंसर नंबर 8, तो आप डेफिनेशन और डायग्राम बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 रिएक्शन दी गई है, 3 मार्क्स में। इन रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, तो आप कंप्लीट करके इसमें 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो ताकि आपका आंसर फिनिश अप हो जाए। फर्स्ट पार्ट देखो, PCl5 + NH4Cl। तो ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही था। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, PnCl2 थ्राइस, यानी कि ट्राइमर फॉर्म हो जाता है पॉलीफॉस्फोजेंस का। ठीक है जी, साथ में इसमें टेट्रामर यूनिट और लीनियर यूनिट्स भी बनती है, बट जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज PnCl2 थ्राइस। सेकेंड पार्ट देखो, NpCl2 थ्राइस + 6 KSO2F मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, सिंपली जो SO2F मॉलिक्यूल जो है ना उसका काम क्या है, सब्स्टिट्यूशन कराना। ये जो NpCl2 यूनिट है, ट्राइमर है, इसके अंदर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन करा देता है KSO2F। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NpF2 थ्राइस + KSO2Cl। ठीक है, चलो थर्ड रिएक्शन देखो,
SiHCl3 प्लस C6H6। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक SiHCl3 यूनिट का बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, SiCl3 यूनिट से, और सिंपली दो हाइड्रोजन SiHCl3 का और बेंजीन का निकल के H2 बना लेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H5 SiCl3 प्लस H2। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 2 यूजेस ऑफ आरटीवी इलास्टोमर्स। तो आपको सिंपली कुछ नहीं पूछा, बस यूजेस पूछा, तो आप बता दोगे आरटी इलास्टोमर्स की फुल फॉर्म और उसके यूजेस। तो बच्चों इलास्टिसिटी के बेसिस पे इनको इलास्टोमर्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, आरटीवी, एलआर और एचटीवी। आरटीवी होते हैं रूम टेम्परेचर वल्कनाइज्ड इलास्टोमर्स, ठीक है। इन रूम टेम्परेचर वल्कनाइज्ड इलास्टोमर्स या फिर सिलिकॉन इलास्टोमर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें आप लिख सकते हो। जैसे इनकी गुड एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, एडेसिव मतलब होता है स्टिक करने की, ठीक है। तो मतलब ये मतलब एज एडेसिव काम कर सकते हैं, चीज़ों को जोड़ के रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो इनको हम कार्स की, बिल्डिंग्स की, इंडस्ट्रियल प्लांट्स की, हाउस होल्ड आइटम्स की, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कोटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। किसको, रूम टेम्परेचर इलास्टोमर्स यानी कि आरटीवी इलास्टोमर्स को, ठीक है। ये एज सीलेंट्स भी यूज़ करते हैं, सीलिंग के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सील करना है, रब प्लग्स को सील करना है, तो उस केस में आप सिलिकॉन इलास्टोमर्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि आरटीवी होते हैं। सो आप इसके 2 यूजेस लिख देना स्टेटमेंट में और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, discuss nature of bonding in cyclic triphosphaziene और डिस्कस डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मॉडल फॉर साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन्स। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपकी लेटेस्ट फॉस्फेजीन्स वाली वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में कवर किया है, तो वहां से आप देख सकते हो। अगर फॉस्फेजीन्स में आपको जरा भी डाउट है तो वो भी सिर्फ हाफ आवर की वीडियो है बच्चों, उसको कंप्लीट कर लो, आपके सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में फॉर श्योर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम बॉन्डिंग में एक बार फिर से थोड़ा सा आपको ओवरऑल बता सकती हूँ, बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे, कोई भी डाउट लगे, तो आप उस वीडियो से जाके क्लैरिफाई कर सकते हो अगर बाई चांस कुछ मिस हो जाता है तो, ठीक है। सो जब बात आएगी कि साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन्स में कैसी बॉन्डिंग होती है, तो सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो मोस्टली साइक्लिक फॉस्फेजीन्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अगर ट्राइमर यूनिट की बात करें तो जो ट्राइमर यूनिट होता है ये ऑलमोस्ट प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होता है। अगर इसके टेट्रामर की बात करें PnCl2 तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसकी अलग अलग कन्फर्मेशंस भी मिलती है। क्योंकि हमें पर्टिकुलरली इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमेशा साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन्स के बारे में, तो उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो PnCl2 थ्राइस का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कैसे प्लेनर होता है, ठीक है। अब इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो जो भी फॉस्फेजीन्स ग्रुप होंगे उसमें ये कॉमन ग्रुप प्रेजेंट होता है N डबल बॉन्ड P R2 या फिर X2 यूनिट। इसमें आप ध्यान से देखो तो जो नाइट्रोजन है उस पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उन 5 में से वो 2 तो बॉन्डिंग में यूज कर लेता है, बाकी 3 बचे। उन 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन उस पे एज लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी कि नाइट्रोजन पे सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस भी अपने 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूज कर रहा है, 2 तो नाइट्रोजन के साथ कर लिया और बाकी 2 जो उसके R ग्रुप है उनके साथ। तो फॉस्फोरस पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। नाइट्रोजन पर भी एक और फॉस्फोरस पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब बॉन्डिंग होती कैसे है, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें तो कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज आई, उससे हमें कुछ कंक्लूजन मिले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक तो हमें ये पता लगा कि जो फॉस्फेजीन रिंग्स होती हैं, चेन्स होती हैं, वो हाईली स्टेबल होती हैं। इसकी बॉन्ड डिस्टेंसेस पता लगे, बॉन्ड एंगल्स पता लगे, इसमें 120 डिग्री होता है यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर ही होगा। और ये भी पता लगा कि इसमें भी ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं जैसे कि बेंजीन में होते हैं। हालांकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि ये एरोमेटिक में हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। सो फिर समझ आना मुश्किल हो गया कि भाई इसकी बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करें, एरोमेटिक से तो नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक अलग सिस्टम दिया गया बॉन्डिंग के लिए, जिसको हम बोलेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मॉडल। ये क्रैग और पैडक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन्स होता है उसमें प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में वो कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये ओवरलैप करके अपने ऑर्बिटल्स को सिग्मा बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और तीसरे ऑर्बिटल में उसका एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और फोर्थ वाले ऑर्बिटल में क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड px ऑर्बिटल है। फॉस्फोरस में चारों ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 प्रेजेंट है, उनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। इसके अलावा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच गया है उसमें, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो सिंपली बन जाएंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि पाई बॉन्ड बनते हैं फॉस्फोरस के 3d ऑर्बिटल के बीच में और नाइट्रोजन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल बचा था उसके बीच में पाई बॉन्डिंग होती है। इसी बॉन्डिंग को हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं या फिर हेटेरोमॉर्फिक स्यूडो एरोमेटिक पाई बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया कि हो सकता है सिंपल पाई बॉन्ड्स के अलावा, सिग्मा बॉन्ड्स के अलावा एडिशनल बॉन्डिंग भी हो रही हो। ठीक है, हो सकता है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी अपने लोन पेयर को रिंग में डोनेट कर दे। ठीक है, फॉस्फोरस के वेकेंट dx² - y² या फिर dxy ऑर्बिटल में डोनेट कर दे, उसकी वजह से भी बॉन्डिंग हो सकती है जिसको हम पाई डैश बॉन्डिंग बोलेंगे। तो ये बॉन्डिंग सजेस्ट की गई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग मॉडल के अंदर थ्रू क्रेग एंड पैडॉक साइंटिस्ट। इसके अलावा फिर एक और कंक्लूजन दिया गया कि हो सकता है ये वाली बॉन्डिंग भी ना हो रही हो, क्योंकि हम इसको तो बता दिया हमने पाई बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, बट जो एरोमेटिक से डिफरेंट बॉन्डिंग है वो कैसे एक्सप्लेन की जाए। तो उसके लिए फिर सजेस्ट किया गया आइलैंड मॉडल, या फिर बोल सकते हैं आइलैंड बॉन्डिंग ऑफ साइक्लोट्राइफॉस्फेजीन। ठीक है, सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि देखो, जो नाइट्रोजन है और जो 2 उसके एडजेसेंट फॉस्फोरस है उनके बीच में 3 सेंटर बॉन्ड बन रहा है और 3 सेंटर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस पे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे ही एक और फॉस्फोरस आता है वो डीलोकलाइजेशन रुक जाता है, फिर नेक्स्ट जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है इन तीनों एटम्स पे डीलोकलाइजेशन होता है। सो इन 3 एटम्स के ग्रुप पे डीलोकलाइजेशन होता है। इसी की वजह से यहाँ पे हमें ये एरोमेटिक जैसा लगता है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है और डबल बॉन्ड्स भी बन रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइप ऑफ मॉडल को हम आइलैंड बॉन्डिंग मॉडल बोल सकते हैं। अगर आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो ये जो आपका आइलैंड मॉडल का जो डायग्राम है जिसमें आपका शो किया हुआ है कैसे डीलोकलाइजेशन है, आप इसको जरूर एग्जाम में बनाना। ठीक है, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन का प्लेनर स्ट्रक्चर बताओगे, उसके बाद आप बताओगे इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। उसके बाद आप इसके बॉन्डिंग से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है, एंड देन फाइनली लास्ट पॉइंट में आप आइलैंड बॉन्डिंग को 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दोगे। इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन, डिस्कस फॉस्फेजीन पॉलीमर्स। सो बच्चों, फॉस्फेजीन पॉलीमर्स जब उसने बोल दिया ना 3 मार्क्स में आपसे पूछा गया, तो उसने कोई हेडिंग मेंशन नहीं की, ना ही कुछ पर्टिकुलर पूछा, उसने बोला बस फॉस्फेजीन पॉलीमर्स एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, इसमें 2-3 प्रिपरेशन बता देना। ठीक है, पहले तो बता देना फॉस्फेजीन पॉलीमर क्या होता है, डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ी कि पॉलीफॉस्फेजीन्स होते हैं, इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के ऑल्टरनेट एटम्स प्रेजेंट होते हैं और NPr2N जनरल यूनिट प्रेजेंट होती है। उसके बाद आप उसकी 2-3 प्रिपरेशन बता दो। प्रिपरेशन जो हमने फॉस्फेजीन्स वीडियो में डिस्कस की थी कि पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स हम कैसे बना सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लो, उसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट एट 120 to 140 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिल जाएगा, PnCl2N यूनिट, यानी कि फॉस्फोरस, या इसको बोल सकते हैं साइक्लिक ट्राइफॉस्फेजीन ही इसमें मेजरली मिलता है आपको। और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे कि P3N5N यूनिट लो, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा लो तो PnCl2N बन जाता है। इसके अलावा S4N4 ले लो, उसका SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओ इन दी प्रेजेंस ऑफ PCl3, तो आपको PnCl2 प्लस सल्फर प्लस O2 प्लस Cl2 मिल जाता है। सो आप आंसर स्टार्ट ऐसे ही करो, पहले फॉस्फेजीन की डेफिनेशन, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बना दो मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन में 2 लाइन्स और ये 3-4 रिएक्शंस खत्म। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हो कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करता है ना, जो हमारा यूनिट होता है, अगर हमने पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स ले लिया और उसका रिएक्शन करा दिया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है ना। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने NpCl2 थ्राइस लिया, उसका रिएक्शन कराया NF के साथ, तो क्या बन गया,
NPF23 प्लस NaCl। सिमिलरली जब आप NPCl23 का KSO2F के साथ रिएक्शन करते हो तो NPF23 बन जाता है। तो ये इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, 1 या 2 लाइन में वो, एंड देन 2-3 रिएक्शंस। लास्ट पार्ट में आप इसकी चाहो तो 1-2 प्रॉपर्टी और कवर अप कर सकते हो, लाइक हाइड्रोलाइसिस के बारे में बता दिया कि जो इसके ट्राइमर होते हैं वो हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या बनाता है, ट्राइमेटाफॉस्फेमिक एसिड, जिसको हम आइसोमराइजेशन कराते हैं तो मिल जाता है ट्राइमेटा इमिडोफॉस्फोरिक एसिड। तो जब आपको ओवरऑल हेडिंग दी है ना फॉस्फोजीन पॉलीमर्स, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद हो, हेडिंग्स याद हो, वो आप इसमें कवर अप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, गिव प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोजीन्स। बच्चों इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो प्रिपरेशन जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी प्रिपरेशन, जो हमने वीडियो कवर किया फॉस्फोजीन्स वाली, उसमें सारी प्रिपरेशन कवर्ड, आई थिंक 6-7 प्रिपरेशन है, वहाँ से आप सारी प्रिपरेशन नोट डाउन कर सकते हो, बहुत अच्छे से दी हुई है। तो प्रिपरेशन में आप वो लिख दोगे। देन प्रॉपर्टीज पूछा, प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 12th क्वेश्चन में, और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और इसके अलावा इसकी होती है रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, सभी वीडियो में कवर्ड हैं। एंड देन लास्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोजीन्स। तो स्ट्रक्चर तो अभी हमने क्वेश्चन 11 में पूरा डीपली डिस्कस किया ही है। जब आपको सिंगल एक क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछ ली, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, तो 3 मार्क्स से ज्यादा का तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर 6 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो आप तो सब डिटेल बताओ, फिर प्रिपरेशन भी पूरी बताओ, स्ट्रक्चर भी बताओ, प्रॉपर्टीज भी बताओ। बट यहाँ अगर 3 मार्क में पूछा गया तो आप थोड़ा थोड़ा बताओगे, प्रिपरेशन थोड़ी सी बताओगे, कंप्लीटली नहीं, प्रॉपर्टीज कुछ कवर करोगे, एंड स्ट्रक्चर में भी एक समरी बताओगे, पूरा डिटेल में नहीं। ठीक है जी, सो इसी के साथ बच्चों आपका सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो गए हैं। अगर किसी के भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, समझ ना आ रहा हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक। थैंक यू।